खम्मा गणी बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और इसमें आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का निर्माण यानी कि बनाना, और क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं हम देखने वाले हैं इस आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपका राम सर शुरू करता हूँ ये क्लास। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इंद्रधनुष की थ्योरी लेके आया हूँ कुछ, कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं और कैसे बनता है। तो बारिश के दिनों में सूर्य प्रेषक की पीठ की ओर हो तो 7 रंगों वाली सह केंद्रीय चापों की आकृति क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। क्या कहलाती है? इंद्रधनुष। यानी कि बारिश के दिनों में जब सूर्य प्रेषक के पीठ की ओर हो, प्रेषक यानी कि कोई भी व्यक्ति के पीठ की ओर हो सूर्य, तो जब उसके सामने बनने वाली 7 रंगों की सह केंद्रीय चाप जो आकृति बनेगी उसी को हम बोलेंगे इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है। इस इंद्रधनुष को हम बना नहीं सकते, ये एक रूप से प्राकृतिक घटना है। जब बारिश होती है तब सूर्य का प्रकाश उस बारिश की बूंदों से टकराता है, तब उसका निर्माण होता है। एक बूंद से एक कलर का निर्माण होता है। क्या होता है? 1 बूंद से एक कलर का निर्माण होता है। कौन सा कलर का निर्माण होता है? एक कलर का। तो जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। और इंद्रधनुष मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं इंद्रधनुष। पहले नाम है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष को, कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। कि वह इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त रंगों के अनुसार प्राप्त होता है, अर्थात ऊपर से लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है। ऊपर लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है तो वह इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। यानी कि यदि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे सर्वाधिक चमकीला इंद्रधनुष कौन सा है, तब आप लिखोगे प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा लिखोगे? प्राथमिक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष संकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण होता है, यानी कि इतना फैला हुआ नहीं होता है। और दूसरा आता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सा आता है? द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष नीचे बना इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष के विपरीत होता है, यानी कि बैंगनी रंग से लेके लाल रंग की ओर होता है। कहाँ से होता है? बैंगनी रंग से लेके लाल रंग की ओर इसका रंग क्रम होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के नीचे बना वह इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक विपरीत पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय इंद्रधनुष। और द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कम चमकीला होता है। और यह इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में बहुत चौड़ा होता है। क्या होता है? बहुत चौड़ा पे होता है। ये होता है संकीर्ण यानी कि कम चौड़ा, और ये होता है अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं, इसका निर्माण विधि को देखेंगे। ये देखिए, ये इसका नाम है इंद्रधनुष का बनना। कैसे बनता है इंद्रधनुष? इस टॉपिक का नाम होगा इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना। ये है टॉपिक। इसमें क्या होता है दोस्तों, कि आप देख पा रहे हो कि ये एक बारिश की बूंद है। क्या है? ये एक बारिश की बूंद। इस बारिश की बूंद में जब सूर्य का प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसके अंदर अपवर्तन होता है। जैसे ही इसकी प्रकाश की किरण बूंद से होते हुए ये बाहर निकलती है, तब ये एक बूंद एक कलर को दिखाएगी। किस कलर को दिखाएगी? एक प्रकाश की बूंद एक प्रकाश के रंग को उज्ज्वलित करेगी। यानी कि ये सूर्य की प्रकाश जैसे ही बूंद में प्रवेश करी और ये वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद जब इसका अपवर्तन हुआ, तब इसके अंदर एक कलर का निर्माण हुआ। और यह सूर्य प्रकाश और निकलने वाली किरण का
40 डिग्री एंगल प्राप्त होता है। कितना डिग्री प्राप्त होता है? 40 एंगल डिग्री हमें प्राप्त होता है, यानी कि 40 डिग्री किससे? सतह से प्राप्त होता है। इसको बड़े रूप में जानने के लिए ये चित्र आप देखिए। इस चित्र में आप बड़े रूप में देख सकते हो। देखिए कि ये दो बूंदें हैं बारिश की। ये दो बारिश की बूंदों में जब सूर्य का प्रकाश इसमें भी आता है और इसमें भी प्रवेश करता है और इसमें भी प्रवेश करता है, तब प्रवेश करने के बाद इन दोनों बूंदों में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अंदर की ओर। और जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये किरण वापस अपवर्तन होने के बाद और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद दोनों किरणें वापस निकल जाती हैं बूंद से। और जैसे ही बूंद से निकलती है तो एक बूंद एक कलर को शो अप करेगी, यानी कि ये प्रकाश की बूंद लाल कलर का शो अप कर रही है और ये प्रकाश की बूंद बैंगनी रंग का प्रकाश शो अप कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि सतह से लेके एक बूंद का जो एंगल प्राप्त हो रहा है देखने की नज़रिए से, वो हमें कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है? वो हमें मुख्य रूप से 40 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। कितने डिग्री का प्राप्त हो रहा है? 40 डिग्री का। और दो बूंदों बारिश की बूंदों के मध्य कितना डिग्री का एंगल प्राप्त होगा? यानी कि 40 डिग्री तो हमें प्राप्त पहले ही हो रहा था, और इन दोनों बूंदों के मध्य कितने डिग्री का डिस्टेंस होगा? 2 डिग्री का डिस्टेंस होगा। कितने डिग्री का डिस्टेंस होगा? मुख्य रूप से 2 डिग्री का इसके अंदर डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी होगी इसके अंदर 2 डिग्री की। ठीक है, ये चित्र आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चित्र आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। हम क्या देखते हैं? थ्योरी के अंदर ही सब कुछ ये इसका वर्णित होता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो वातावरण में उपस्थित पानी की बूंद पर सूर्य की किरण आपतित होती हैं। क्या होती हैं? मैंने अभी आपको समझाया कि वातावरण है, जब इसके अंदर बारिश होगी तो बारिश में जब पानी की बूंदें आएंगी तो उसके अंदर सूर्य की किरणें उसके अंदर आपतित होगी। क्या होगी? आपतित। और जैसे ही पानी की बूंद में प्रवेश करती हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। और जिसमें प्रकाश की 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं। किन रंगों में? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं। और इन रंगों का बूंद के अंदर, मैंने अभी आपको कहा था कि इस बूंद के अंदर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जिसके पश्चात ये अलग अलग रंगों की किरणें अपवर्तित होकर बूंद से बाहर निकल जाती हैं। कहाँ क्या हो जाती हैं? अलग अलग रंगों की किरणें अपवर्तित होकर बूंद से बाहर निकल जाती हैं, जो 37 से 40 डिग्री से 42 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 37 से, जहाँ से हम देख पा रहे हैं वहाँ से 40 डिग्री से लेके 42 डिग्री का कोण बनता है। अतः 2 डिग्री का चाप इंद्रधनुष प्राप्त हो रहा है। कितना डिग्री का? 2 डिग्री का कोणीय चाप हमें इंद्रधनुष के रूप में प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक बूंद विचलन की स्थिति के दौरान केवल एक रंग का प्रदर्शन करेगी। मैंने आपको अभी बताया था कि एक बूंद एक कलर को शो करेगी, यानी कि एक बूंद एक कलर को दिखाएगी। अतः विभिन्न रंगों के लिए अनेक बूंदों का होना आवश्यक है, यानी कि अलग अलग रंगों के लिए, अलग अलग विभिन्न दिशाओं की रंगों के लिए अलग अलग बारिश की बूंदों का होना अति आवश्यक है, ताकि अलग अलग बूंद से अलग अलग रंग का प्रकाश प्रदर्शित हो सके। यानी कि अलग अलग बूंदें बारिश की होगी तभी हमें इस इंद्रधनुष के 7 रंग परफेक्टली रूप से दिखाई देंगे, यानी कि अच्छी तरीके से दिखाई देना शुरू करेंगे। ये बात किस किस को समझ में आ गई? जिसको समझ में आ गई वो अपने हाथ खड़े कीजिए या कमेंट में लिखिए यस सर ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर। किसकी ओर? नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है इसकी डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण r बराबर 90 डिग्री हो। कितने डिग्री हो? r बराबर 90 डिग्री हो। कितने डिग्री हो? वैश्विक रूप से 90 डिग्री का होना चाहिए। तथा अपवर्तित किरण सतह के समांतर हो। क्या हो? अपवर्तित किरण सतह के समांतर हो, वही कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण, यानी कि थीटा कहलाएगा। यानी कि आपको पता होगा ये हमारा अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण आ रही हैं, किस माध्यम से आ रही हैं? विरल माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। ये प्रकाश की किरण सतह से टकराती हुई अंदर प्रवेश करती हैं
तो फिर यहाँ पर कोण आर प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर किस कोण का निर्माण होगा, यहाँ पर कोण आई का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कोण आई का। और इस सतह से टकराने के पश्चात ये पुनः इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, यानी कि अपवर्तित किरण ये हो जाती हैं। तो जैसे ही ये अपवर्तित होती हैं तो ये सतह के समांतर हो जाती हैं। किसके समांतर हो जाती हैं, सतह के समांतर हमें प्राप्त होती हैं। यही परिभाषा कह रहा है। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण r बराबर 90 डिग्री हो जाता है तथा अपवर्तित किरण सतह के समांतर हो जाती है, तो वह किरण क्या कहलाएगी, यानी कि वह कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। तो उम्मीद करता हूँ क्रांतिक कोण आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आगे। तो क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया होगा कि ये आई कोण है और ये कोण आई सी के बराबर हो गया और यह कोण यहाँ पे कितने डिग्री का बन गया, वैश्विक रूप से आर कोण ये हो गया 90 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। यही लिखा है आर बराबर 90 डिग्री, चित्र में भी यानी परिभाषा में भी लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम इसके बारे में इसका संबंध निकालेंगे कि इन दोनों के मध्य क्या संबंध बन रहे हैं। यानी कि क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध देखेंगे कि यह 90 डिग्री हमें क्यों प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ। अभी इसका न्यूमेरिकल करके भी हम देखेंगे और ये थ्योरी में भी हम चित्र में देखेंगे। यानी कि माना कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि विरल माध्यम कौन सा माध्यम हो गया, एक वायु माध्यम है। कौन सा माध्यम है, वायु की ओर गमन करती हैं तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। यही बात हमें यहाँ पे समझनी है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर कैसे हुआ। अतः अपवर्तन कोण यानी कि आर बराबर 90 डिग्री प्राप्त हो रहा था हमें उस चित्र में, और इसी उस चित्र को ही हमने छोटा सा काटा है। क्या करा है हमने यहाँ पर, काटा है। यहाँ पर आप पानी देख सकते हो, डॉट डॉट करके मैं आप यहाँ पर पानी लिख कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किरण यहाँ पे जा रही हैं, ये कोण हो गया आई कोण, ये कोण हो गया आर, ये 90 डिग्री हो गया और ये आई हो गया। अब हम देखेंगे स्नेल नियम का उपयोग करते हुए हम देखेंगे ये संभव है या संभव नहीं है। तो चलो हम स्नेल नियम का प्रयोग करना सीखते हैं और करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो स्नेल के नियमानुसार, तो स्नेल का नियम क्या है आपको पता होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू 1। क्या है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू 1। और सभी को पता है म्यू टू 1 बराबर क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू 1, म्यू टू अपॉन म्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू बट्टे म्यू 1, म्यू टू बट्टे म्यू 1। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आई बराबर हमें आई सी दे रखा था, अभी आपने इस चित्र में देखा है। ये देखो आई बराबर आई सी हमने यहाँ पे देखा था। क्या देखा था, आई बराबर आई सी, ये रहा आई बराबर आई सी, ये आपने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने देखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई बराबर आई सी। और आपने यहाँ पर क्या देखा था, सर जी आर बराबर यहाँ पर 90 डिग्री बोल रहा था, यानी कि आर का मान 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी हमें पता है। अब हम देखेंगे म्यू टू का मान। यहाँ पर म्यू टू देखते हैं तो म्यू टू क्या है कि म्यू विरल के बराबर है, और म्यू विरल क्या है कि म्यू एयर है, यानी कि ये म्यू हवा में है, और इस हवा में इसका मान हो जाएगा 1। कितना प्राप्त होगा, इसका मान 1 प्राप्त होगा। तो इन सभी के मान हम कहाँ पर लिखने वाले हैं, इन सभी के मान हम इसके अंदर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, साइन आई की जगह पर आई सी बट्टे और साइन आर के स्थान पर हो जाएगा 90 डिग्री बराबर म्यू टू के स्थान पर हो जाएगा 1 और म्यू 1 के स्थान पर हो जाएगा म्यू सघन। क्या हो जाएगा, म्यू सघन। यहाँ पर म्यू 1 बराबर म्यू सघन लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, म्यू सघन, यानी कि सघन माध्यम अब हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होगा। इसमें हम देखेंगे कि साइन 90 डिग्री का मान प्राप्त होता है हमें 1। कितना प्राप्त होता है, 1, यानी कि साइन आई सी बट्टे 1 बराबर 1 अपॉन म्यू सघन, म्यू सघन। अब इसका हम करेंगे वज्र गुणन खंड। क्या करेंगे, वीजी वज्र, क्या करेंगे, वज्र गुणन। वज्र गुणन करते हैं जैसे ही हमें प्राप्त होता है कि म्यू सघन बराबर 1 अपॉन साइन आई सी,
साइन आई सी हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और यही मान हमें प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? यानी कि क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम में जो संबंध दिखाई देता था हमें, वो वही संबंध है। क्या है? वही। यानी कि क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम में अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, और यही संबंध हमें दर्शाने थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है आगे? नेक्स्ट पार्ट है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था और क्या है? अभी हमने इंद्रधनुष में देखा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, क्या करती हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सघन और ये हो गया विरल माध्यम। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। यानी कि आर का मान अधिक हो जाता है क्रांतिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती हैं? वह सतह के समांतर न होकर वह वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। और इसी परिघटना को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये आई हैं जो आई सी के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? ये जो आई हैं आई सी के बराबर हैं। और ये हमारी किरण हो जाएगी आपतित किरण। क्या हो जाएगी? आपतित किरण। और ये हो जाएगी वापस परावर्तित किरण। यानी कि ये किरण आई यहाँ से और ये सतह के समांतर ना होकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई। क्या हो गई? ये किरण पुनः उसी माध्यम में चली गई। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से नियम। क्या देखेंगे? रूल्स के बिना तो कुछ नियम चलते ही नहीं है। इसके रूल्स देखते हैं, कड़क एकदम चाय की तरह, एकदम चाय की तरह इसके नियम क्या हैं देखते हैं। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करेगी। क्या होगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी, जो अभी हमने देखा है। ये रहा सघन माध्यम, ये रहा विरल माध्यम में गमन करेगी। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। यानी कि आर का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। क्रांतिक कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री हमें प्राप्त है। कितने डिग्री प्राप्त है? 90 डिग्री। अब हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। क्या देखेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। यानी कि सबसे पहले हम कभी भी सड़क पे जाते हैं तो हमें मरीचिका यानी कि मृग तृष्णा अथवा जलाशय का अनुभव होता है। आपने कभी भी सड़क पे ट्रैवल किया होगा, तब आपको दिख रहा होगा रेगिस्तान के इलाकों में, यानी कि जैसलमेर के साइड आप गर्मियों के अंदर ट्रैवलिंग करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये जो हैं ये हवाएं बेसिक रूप से यहाँ पे चलती हुई आपको दिखाई देगी। या फिर आपको सड़क पर कहीं पर भी पानी की सतह दिखाई देगा, लेकिन आप जब अपनी गाड़ी लेके वहाँ पर पहुँचोगे लेकिन वो वहाँ पे नहीं होगा, बेसिक रूप से वहाँ पर नहीं होगा। वो आपका एक क्या होगा? भ्रम। क्या प्राप्त होगा? एक भ्रम होगा। यानी कि आपको मृग तृष्णा होगी वहाँ पर। क्या होगी? मृग तृष्णा। और आपको हीरे का चमकना दिख रही होगा कि जब प्रकाश देते हो आप वहाँ पर तो आपको हीरा चमकता हुआ नजर आएगा, लेकिन हीरा चमकता नहीं है बेसिक रूप से, अपने आप चमकता नहीं है, प्रकाश के कारण जरूर चमकता है। प्रकाशिक तंतुओं द्वारा सूचना प्रेक्षण, यानी कि जब प्रकाश तंतुओं द्वारा कहीं पर भी इसकी सूचनाओं का प्रेक्षण होता है। क्या होता है? सूचनाओं का प्रेक्षण। ये थी पूर्ण आंतरिक परावर्तनों से संबंधित घटनाएं थोड़ी सी। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन की डेफिनेशन क्या है, थ्योरी क्या है, ये आप ये भी देखोगे कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों जैसे धूल के कण, गैसीय अणु आदि प्रकाश किरण आपतित होती हैं। क्या होती हैं? प्रकाश की किरण आपतित होती हैं। तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर सभी संभव दिशा में फैलती हैं। यानी कि
जब वायुमंडल में सूक्ष्म कण हैं और धूल के कण, गैसीय अणु और इत्यादि प्रकार के कण हैं, जब प्रकाश की किरण उन पर आपतित होती है तब वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर सभी संभव दिशा में फैलती हैं। इसी परिघटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा, क्या होगा? जितना कम होगा वह उतना ही अधिक प्रकीर्णित होता है। क्या होता है? वह उतने ही अधिक प्रकीर्णित होता है। अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य के विवर्त क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसके विवर्त क्रम में होता है, यानी कि उसके उल्टे क्रम में होता है। और एक वैज्ञानिक थे हमारे, रेले नामक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के विवर्त क्रमानुपाती होती है, यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होगा जितना, वह उतना ही अधिक प्रकीर्णित होगा। अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के विवर्त क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? विवर्त क्रमानुपाती होगा। लेकिन वैज्ञानिक रेले ये बोलते हैं कि जब प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वह तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के विवर्त क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के विवर्त क्रमानुपाती होगा। तो इस नियम को हम रेले का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेले का नियम। यदि आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि रेले के नियम को बताइए, तब आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि जिस प्रकार प्रकाश की किरण में प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के विवर्त क्रमानुपाती होता है, वो भी रेले के अनुसार। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट को लेते हुए। इसमें हम देखते हैं, यदि प्रकीर्णन करने वाले कण का आकार a और आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम हो, क्या हो? आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम हो, तो वह रेले का प्रकीर्णन होता है, अन्यथा नहीं। यानी कि इसने तो स्पष्ट बोल दिया है कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कण का आकार a आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम हो तो वह रेले का प्रकीर्णन होता है, अन्यथा वह रेले का प्रकीर्णन नहीं होगा। यानी कि हम देखेंगे कि यदि a का मान क्या हो रहा है? लैम्बडा, ये होता है मान, तो रेले प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? रेले प्रकीर्णन होता है। यानी कि लैम्बडा का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? ये a से अधिक होगा। a क्या है? कण का आकार, और कण के आकार से अधिक होना चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि, क्या बोल रहा है? यदि a का मान लैम्बडा से कम है, किससे कम है? लैम्बडा, यानी तरंग दैर्ध्य से कम है, तो वहाँ पर रेले प्रकीर्णन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेले प्रकीर्णन नहीं होता है, नहीं होता है, तथा वहाँ पर क्या फैल जाएगा? वहाँ पर श्वेत प्रकाश फैल जाएगा। वहाँ पर श्वेत प्रकाश फैलता है। क्या फैलता है? श्वेत प्रकाश। ये बात किस किस को समझ में आ गई होगी? जिस जिसको समझ में आ गई तो हम वहाँ पर देखते हैं प्रकीर्णन के नियम। इसके नियम हैं और इससे संबंधित कुछ घटनाएं भी हैं, उनको भी हम देखेंगे, जो आपने कहीं न कहीं कभी तो कभी देखी ही होगी, और आपके ही इस प्रश्नों का इसके अंदर सवाल है, उत्तर है। प्रकीर्णन के नियम। प्रकीर्णन करने वाले कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का होता है। कैसा होता है? तरंग दैर्ध्य कोटि का होता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि प्रकीर्णन नियम बताइए आप एक, तब आप लिखोगे प्रकीर्णन करने वाले कण का आकार जो होगा वह आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तरंग दैर्ध्य कोटि का तो अवश्य ही होना चाहिए। प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब मैं आपके लिए एक पेंसिल नई शुरू कर देता हूँ। आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये बात आपने किस किस ने जानी है बचपन में? ये सवाल आपको बचपन में आया ही होगा कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन आसमान का रंग नीले की जगह पर हमें बैंगनी दिखाई देना चाहिए साइंस के अनुसार, तो क्योंकि बैंगनी रंग का सबसे अधिक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैंगनी रंग का, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है नीला। तो इस थ्योरी को आप पढ़िए। ये सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। कितने रंग उपस्थित होते हैं? 7 रंग। परंतु बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण आसमान में बैंगनी रंग सर्वाधिक फैलता है। क्या फैलता है?
ये बैंगनी रंग आसमान में कम होने के कारण ये सर्वाधिक फैलता है तथा हमारी आँखें बैंगनी रंग के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। यानी कि बैंगनी रंग को इतनी आँखें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती हैं इतने दूर से। ठीक है, तो अतः बैंगनी रंग स्पष्ट दिखाई न देके इसके पश्चात आने वाला नीला रंग प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसका क्या होता है? प्रकीर्णन सर्वाधिक, जिसके प्रति हमारी आंखें होती हैं संवेदनशील, इसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाती है या देख सकती हैं। अतः इसी कारण से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए होगा वो टॉपिक्स पढ़ने के कारण कि सर यदि इसके अंदर यानी कि आपने जो वीडियो बनाई और आपने जो रंगों का प्रिज्म के अनुसार आपने हमें कलर चार्ट बताया था, तो उस चार्ट के अनुसार हमें आसमान का रंग तो बैंगनी दिखाई देना चाहिए, लेकिन बैंगनी दिखाई ना देके सर हमें नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ये आपके अंदर प्रश्न मार्क ज़रूर कर रहा होगा इतने दिनों से। तो इसका उत्तर आपके पास ये स्पष्ट रूप से होगा। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं और 7 रंग में आप देखोगे कि बैंगनी रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य कम है इसका, तो आसमान में बैंगनी रंग सबसे अधिक फैलता है। लेकिन हमारी आंखें बैंगनी रंग के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। क्या नहीं है? संवेदनशील। तब बैंगनी रंग से स्पष्ट दिखाई न देके हमें नीला रंग स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सबसे सर्वाधिक। समझ में आ गया होगा आपको? यस, समझ में आ गया। तब बढ़ते हैं हम इसकी दूसरी घटना की ओर, और इसकी दूसरी घटना है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देना। आपने देखा ही होगा कि जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य उगता है, अस्त और उदय के समय, उदय और अस्त के समय सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई क्यों देता है? तो यह घटना है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है। कहाँ होता है? सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश किरण को काफ़ी दूरी तक ट्रैवल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काफ़ी दूरी तक उनको ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि आना पड़ता है। अतः इसके पथ में विभिन्न रंगों को प्रकीर्णन हो जाता है। इसके रंगों को क्या हो जाता है? इस रंगों को प्रकीर्णित हो जाता है तथा प्रेक्षक तक, यानी कि पृथ्वी तक, प्रेक्षक कौन हो गया आपकी बात? पृथ्वी तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। कौन सा रंग पहुंच पाता है? लाल रंग, जिसके कारण ही हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल रंग। यानी कि जब श्वेत प्रकाश आया हमारा, ये देखो श्वेत प्रकाश आ रहा है, प्रकाश यानी कि सूर्य का पृथ्वी की ओर, तब हम देखते हैं कि इसके अंदर 7 रंग है। क्या है इसके अंदर? 7 रंग। और 7 रंग इसके अंदर क्या होते जा रहे हैं? विभक्त होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? विभक्त। यानी कि इसके 7 रंग कौन से हैं? VIBGYOR, मैंने आपको कल बताया था। और आप देखते हैं कि इन 7 रंगों का आते आते विभक्त हो जाता है और अंतिम रूप से बचता है हमारा ये लाल रंग। कौन सा कलर बचता है? लाल रंग। और लाल रंग ही हमें अंत रूप से दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है? आखिर रूप तक दिखाई देता है। इस कारण ही सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय हमें इसका रंग लाल दिखाई देता है। बाकी इसका कोई भी कारण नहीं है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, लाल रंग दिखाई देना। ठीक है, ये आप चित्र भी बना लेना। यहाँ पर प्रेक्षक है यानी कि पृथ्वी है, और वहाँ तक आपको क्या कौन सा रंग प्राप्त हो रहा है, कौन सा रंग पहुँच पा रहा है, तो आपको अब पता चल गया होगा वहाँ पर लाल रंग ही पहुँच पा रहा है। और ये सूर्य है और सूर्य से आ रही हैं प्रकाश की किरणें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। 2 छोटे से टॉपिक हैं उसको भी हम कवर कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि खतरे का निशान आपने सड़कों पे लिखा होगा, या फिर कभी यहाँ पर ऐसी हड्डी बनी हुई और आपको नज़र आया होगा खोपड़ी, और उसके पीछे किया होगा लाल पेंट किया होगा। कौन सा पेंट किया होगा? लाल कलर से उसका पेंट किया होगा, यानी कि लाल कलर से उसका रंग किया होगा। ये लाल ही क्यों होता है? VIBGYOR, यानी कि इस 7 रंग में से कोई भी रंग कलर करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसी कारण से ये प्रकीर्णित अत्यंत कम होता है। क्या होता है? इसका प्रकीर्णन अत्यंत कम होता है तथा ये काफ़ी दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। इसको हम क्या देख सकते हैं? स्पष्ट। इसलिए खतरे के निशान को हम लाल रंग से रंगते हैं। किस रंग से रंगते हैं? लाल रंग से, यानी कि लाल रंग से उसका पेंट किया जाता है। ठीक है, या लाल रंग से पेंट नहीं किया जाएगा तो किस रंग से किया जाएगा?
नारंगी रंग से, क्योंकि लाल रंग के बाद कौन सा आएगा, नारंगी रंग। ठीक है, यस सर। और एक घटना और है हमारी, बादलों का श्वेत दिखाई देना। क्या दिखाई देना, बादलों का श्वेत यानी कि सफ़ेद दिखाई देना। तो बादलों में उपस्थित पानी की बूंदों का आकार तरंगदैर्ध्य से काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है, तरंगदैर्ध्य से लैम्ब्डा से बहुत अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। अतः पानी की बूंदें सभी रंग का बराबर रूप से प्रकीर्णित करती हैं, यानी कि VIB GYOR इन सभी रंगों का बराबर रूप से प्रकीर्णित करती हैं। क्या करती हैं, सभी रंगों का बराबर रूप से प्रकीर्णित, यानी कि सभी कलर यदि बराबर रूप से प्रकीर्णित होंगे तब इन सबों का, सभी का निचोड़ क्या होगा, केमिस्ट्री की हम जानकारी देते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जान पाए तो सभी रंगों का समान रूप से होगा, तब एक ही कलर निकलेगा, सफ़ेद कलर। कौन सा निकलेगा, सफ़ेद। और हमें सफ़ेद ही दिखाई देता है बादलों का रंग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे, तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको थैंक यू, आप मेरी क्लास को पूरी की पूरी वॉच की हैं, देखी हैं। ये मैं आपका सर यानी कि राम सर आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।